हाय गाइस, सो बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कोचिंग इंडस्ट्री की जॉब को लेके आफ्टर बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री। गाइस, आपके मन में काफी सारा मिथ होगा और आपके मन में काफी सारे सवाल भी होंगे कोचिंग में जॉब को लेके, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहली बात तो अगर मैं जॉब की करूं तो कोचिंग में दो तरह की जॉब है, मतलब दो तीन तरह से आप कोचिंग में जा सकते हो। पहला, नंबर 1, आप जेई और नीट को पढ़ाने जाओ। नंबर 2, आप नेट के लिए या गेट के लिए पढ़ाने जाओ। नंबर 3, तीसरी, जैसे आजकल एग्जाम होते हैं सीयूईटी, जैसे ड्यू यूनिवर्सिटी के लिए आया, यूपी के लिए आया या बीएचयू के लिए आया, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आ गया बीएससी वालों के लिए, आप उसमें जा सकते हो। तो तीनों एग्जाम के लिए अलग अलग फैकल्टीज रिक्वायर्ड होती है, तो इनको सेपरेट बेस में बांट दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि नेट जेआरएफ और आईआईटी जेई तो काफी अलग है, प्लस सीयूईटी का सिलेबस भी जेई के सिलेबस से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें चीजें कम आती हैं, थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है। तो कोशिश करते हैं कि जो लोग सिर्फ स्पेसिफिक सीयूईटी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं वो उन टीचर से पढ़े, आईआईटी जेई वाले या नीट वाले टीचर से ना पढ़े। तो 3 तरह की हो गई। अब अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटीज वाइज बताऊं तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलेंगी वो आपको जेई और नीट की कोचिंग में मिलेगी। तो अगर आप फ्रेशर हो और आप कोचिंग में जाना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि यू स्टार्ट विद जेई और नीट कोचिंग। आप फाउंडेशन में भी चले जाओ, 11-12 के लिए भी चले जाओ, वो भी बेटर है, क्योंकि एक्चुअली जो जेई और नीट का सिलेबस है दैट इज 11 and 12 ओनली। आप फाउंडेशन से 11-12 से स्विच कर सकते हो इन जेई और नीट। बट अगर आप नेट जेआरएफ के लिए हो जाओगे तो अगर आप कंपेयर करो जितने लोग जेई दे रहे हैं इंडिया में, जितने लोग नीट के लिए अपेयर होते हैं पर ईयर, क्या उनकी रेशियो क्या नेट और जेआरएफ के लिए सेम है? नहीं है। काफी बच्चे कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, तो कोचिंग की भी आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। अगर आप जेई और नीट में पढ़ाओगे तो आपको काफी सारे इंस्टीट्यूट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नेट जेआरएफ में आप कन्फाइंड हो जाएंगे। तो पहले अगर आप फ्रेशर स्टार्ट करें तो आई विल सजेस्ट कि आप 11-12 या जेई नीट से स्टार्ट करें। 9-10 भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपको एज सच रिक्वायरमेंट है जॉब की, आप ज्वाइन कर सकते हो, बट 9th-10th में भी लिमिटेड है। 9-10 के बच्चे कोचिंग पढ़ने वाले कम है, लोग 11-12 में बाहर भेज रहे हैं और फिर 11-12 के बाद जेई नीट आता है। तो अगर आप फ्रेशर की तरह स्टार्ट करो देन आई विल सजेस्ट गो फॉर जेई एंड नीट ओनली, टारगेट फॉर दैट ओनली। जॉब के लिए अगर मैं बात करूं कि क्या लगता है, तो जस्ट आपका 11th और 12th का सिलेबस। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू दोगे ना किसी कोचिंग का, तो वहां पे आपका पहले एक रिटन टेस्ट होता है। दैट रिटन टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ जेई और जेई या नीट सिलेबस। उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों से क्वेश्चंस आएंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते वो, जस्ट आप मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक बेसिक आइडिया आपको 11-12 का होना चाहिए उस टेस्ट को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसको निकालने के लिए आपको उस टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स चाहिए। फिर आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर इंटरव्यू राउंड। उससे पहले वो जो है दे शॉर्टलिस्ट फॉर आफ्टर रिटन टेस्ट एंड आफ्टर इंटरव्यू। पहले आपका रिटन होगा, उसमें भी वो बंदे शॉर्टलिस्ट कर देंगे, देन दे विल टेक इंटरव्यू ऑफ दोज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। सो यू हैव टू गेट अ बेसिक आइडिया। तो अगर आप कोचिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप 11 और 12 की जेई का सिलेबस उठाइए। बहुत डेप्थ अभी आपको नहीं जानना, वो आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग में अपने आप आ जाएगी। आप इतना कर लो कि आप क्वेश्चंस लगा लो। तो अगर आप एक बारी देखो चैप्टर को और क्वेश्चंस लगाओ, जेई का आप 1-2 पेपर लगा लोगे, आप उस एंट्रेंस टेस्ट को जो कोचिंग का होता है आप उसे अच्छे से इजीली निकाल लोगे। 50% मार्क्स चाहिए, 100 का एग्जाम हुआ तो यू रिक्वायर्ड 50 मार्क्स। फिर वो उसमें से जो शॉर्टलिस्ट बंदे होंगे दे विल कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ दैट कैंडिडेट। उसमें उनका डेमो होगा, उनको थोड़ा पढ़ा के बताना होगा कि आप पढ़ाते कैसा हो, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे एंड फाइनली यू आर सेलेक्टेड। तो ये हो गई एप्लीकेशन प्रोसीजर। इसके बाद आपको पता ही है 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको वो सब्जेक्ट टेस्ट लेंगे, डेमोज आपको कंडक्ट करवाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी हो। 3 महीने के बाद दे विल हायर यू, और जनरली फ्रेशर को डाउट फैकल्टी में ही डालते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा हो जाए। आप चीजें बीएससी एमएससी में बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो, थोड़ा सा आपके नॉलेज को वहां पर आपको कन्फाइन करना पड़ेगा। जितना अंडरस्टैंडिंग, जितनी चीजें आपने बीएससी एमएससी में पढ़ ली, जेई के सिलेबस के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको लिमिट करने के लिए कि आपको खुद को कहां तक रोकना है बच्चों को बताने में, 3 महीने की ट्रेनिंग कंडक्ट होगी एंड देन यू आर गोइंग टू गेट डाउट फैकल्टी इनिशियली एंड देन अगेन यू आर प्रोमोटेड टू लेक्चर फैकल्टी। तो ऐसा भी नहीं है कि डाउट फैकल्टी में डाल दिया तो पैसे तो आपको मिल रहे हैं ना, एट द एंड सैलरी उतनी ही मिलेगी शुरू में जितनी आपको लेक्चर में मिलेगी। आप डाउट लेके अपना कंटेंट अच्छा करो एंड देन यू विल बी प्रोमोटेड टू लेक्चर फैकल्टी। अब अगर आप बात करो वर्क कल्चर की, तो गाइस डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैव डिफरेंट वर्क कल्चर, बट जनरली जो कोचिंग का वर्क कल्चर है दैट इज आई फील दैट इज वे बेटर देन इंडस्ट्रीज वर्क कल्चर। क्योंकि इंडस्ट्री में एक हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है, मैंने हमेशा कहा है। दूसरा, आपको फिजिकल वर्क थोड़ा करना पड़ेगा, फिजिकली यहाँ पे आप कम यूज होगे।
मतलब फिजिकली आपकी यहाँ पे कम आपको दिक्कत होगी, मेंटली हो बट फिजिकली आपको दिक्कत कोचिंग में कम होगी। थर्ड चीज जो है वो ये मुझे लगता है कि कोचिंग में वर्क पैसे वाइज एज सैलरी वाइज देयर इज मोर ग्रोथ इन दैन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हैज लेसर सैलरी पे स्किल दैन कोचिंग, मुझे जो फील होता है, मैंने वो बताया अपनी फीलिंग्स। फोर्थ चीज जो मुझे एक इंडस्ट्री की डिसएडवांटेज लगती है वो ये है कि आप सब्जेक्ट से टच में बिल्कुल हट जाते हो, आपको वहां पे थोड़ा मैनुअल, आपको ऐसा लगेगा कि नथिंग इज रिक्वायर्ड, माई बीएससी एंड माई एमएससी इज ऑफ नो यूज है। तो वो चीज आप, अगर आप केमिस्ट्री में बेटर हो तो आपको वो कुछ चीज कोचिंग में फील नहीं होगी, क्योंकि कोचिंग में अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, अगर आपकी केमिस्ट्री पे पकड़ अच्छी है, आई विल सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर कोचिंग, बिकॉज वहां पे आप पढ़ोगे, आपका सब्जेक्ट नॉलेज इंप्रूव होगा। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो यू आर गोइंग टू लव द जॉब। बट इंडस्ट्री में अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, दैट इज ऑफ नो यूज। मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ कि इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं होता। आपको इनिशियली वो प्रोवाइड कर देंगे प्रोसीजर की इस तरह से आपको काम करना है, अगर वो मैं प्रोसीजर किसी को भी दे दूं, दे विल ऑल्सो वर्क अपॉन दैट। तो यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर कोचिंग। एक और चीज जो लोगों को लगती है कि कोचिंग डोंट हैव जॉब सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद देखो कि एलन, आकाश इतने सालों से चल रहे हैं ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो बच्चे तो है ना। और नीट और जेई का जिस तरह से पहले बच्चे 11th-12th के बाद कोचिंग ज्वाइन करते थे, जो ज्वाइन कोचिंग आफ्टर डूइंग 12, उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि हाँ चलो अब जेई की कोचिंग कर लेते हैं। पर अब लोग 7th 8th से फोकस हो रहे हैं कि उन्हें जेई निकालना है, उस अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी प्लान कर रहे हैं। वो जैसे ही 11th में गया वो तुरंत एडमिशन लेते हैं जेई निकालने के लिए। तो जिस तरह से बच्चे बढ़ रहे हैं ना, कोचिंग बंद नहीं होगी जब तक केमिस्ट्री आ रही है जेई में, नीट में। यू हैव एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक जेई के सिलेबस में केमिस्ट्री है, नीट के सिलेबस में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हमेशा ही है। आप एक जगह नौकरी से निकाले जाओगे, आप दूसरी जगह ज्वाइन कर लोगे। और अगर आप बात करो ले ऑफ की, तो वो तो गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, सब में हो रही है। तो ले ऑफ की तो बात क्या करोगे, ले ऑफ तो हर जगह ही हो रही है। आप एक इंडस्ट्री से निकलोगे, एक कोचिंग इंडस्ट्री से आप दूसरे में ज्वाइन कर लोगे। इवन आप कुछ ईयर्स बाद अपनी कोचिंग, अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। अगर आपका एक किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन किए हो, वहां पे पढ़ाए हो, वहां पे एक्सपीरियंस है, फिर आप बाद में अपनी इंस्टीट्यूट खोल लो। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में बहुत मिथ है कि कोचिंग इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप निकाले जा सकते हो। तो गाइस, प्राइवेट लाइफ में कहीं भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि प्राइवेट में कुछ भी सर्टेन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि आपकी जॉब परमानेंट रहेगी। जितने अच्छे आप करते जाओगे उतना आप आगे ग्रो करोगे। तो कोचिंग इंडस्ट्री में भी आप ग्रो करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये एक मिथ है। तो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, आई विल सजेस्ट कि आपको जाना चाहिए कोचिंग में। अगर आपका पीएचडी करने का मन नहीं है, देन यू शुड अप्लाई फॉर कोचिंग ऑल्सो एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट चीज जो पे स्केल की बात आती है, वो सबको पता है कि कोचिंग में इंडस्ट्री से ज्यादा पैसे हैं, बट इनिशियली आपको 40-50,000 मिलेंगे। इनिशियली जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होगे, उसके बाद 50 मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसे वैसे इंक्रीमेंट लगना चाहेगा। तो अगर आप आफ्टर 5 years इंडस्ट्री का और कोचिंग का सैलरी डिफरेंस देखोगे, वो यूज होगा। मैं इंडस्ट्री को डीमोटिवेट करके कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एडवांटेजेस साइड ऑफ कोचिंग, कि कोचिंग में किस किस चीजों से आपको बेनिफिट होता है, क्या वहां का वर्क कल्चर है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बात ये आती है कि अगर मान लो कि अभी ऐसी बातें हो रही है कि जेई में केमिस्ट्री ऑप्शनल भी हो सकता है, मतलब बच्चों का अगर मन है तो वो कुछ और भी ऑप्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। बट गाइज 11-12 में तो केमिस्ट्री होगी और बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सो आप अभी से सोचो कि आपको ऐसी एज सच अभी कोई थ्रेट नहीं है आपकी जॉब को। नीट में केमिस्ट्री है, अगर नीट से पहले कुछ हटेगा तो वो फिजिक्स हटेगी, अगर इन केस हटी भी तो अगर आप केमिस्ट्री में कोचिंग में जाना चाह रहे हो, अगर आप एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी इसको देख रहे हो, तो सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट नॉलेज क्लियर करो। चैप्टर्स उठाओ, उसको अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत मैटर करेगा कोचिंग में आपको आगे ले जाने में। आजकल अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दो तो आप ऐसे टीचर्स नहीं बन पाओगे, क्योंकि बच्चे भी अब एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं। हर चीज का आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाना आना चाहिए। तो अपनी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी करो, पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, और फिर धीरे धीरे आप अच्छे टीचर की कैटेगरी में आ जाओगे। और ट्रेनिंग में भी आप काफी कुछ सब्जेक्ट के बारे में सीखोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी होगी। तो अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री को एज अ जॉब देख रहे हो तो इट इज अ गुड जॉब। हाँ, इसमें 6 days वर्किंग होगा मोस्टली, क्योंकि 6 days वर्किंग होता है। एक यहाँ पे डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर आप स्विच करोगे ना, तो आप एकेडमिक ईयर के एंड में ही स्विच कर पाओगे।
दैट मीन्स कि अगर आप ऐसे नहीं है कि आप कभी भी रिजाइन कर दोगे कि हाँ चलो मैं मई है जून है मैं रिजाइन कर देता हूँ, 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व किया एंड देन आई विल अप्लाई टू अनदर कंपनी। नो, दैट इज नॉट द केस। क्योंकि बच्चे आते हैं तो टीचर कोशिश करते हैं वो कि जिस टीचर से उन्होंने शुरू में पढ़ लिया है वही टीचर उसको पूरे साल भर पढ़ाए। तो इस वजह से कोचिंग वोंट अलाउ यू टू गो इन मिडिल ऑफ एकेडमिक सेशन। मतलब अगर आपने मार्च में ज्वाइन किया तो वो आपको जनवरी तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक बच्चे का सिलेबस फिनिश नहीं हो रहा है, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई हैम्पर ना है। पहले उसने इस टीचर से पढ़ा फिर इस टीचर से पढ़ा। तो आप स्विच यहाँ पे या रेजिग्नेशन आप यहाँ पे जनवरी के मंथ में ही मोस्टली दे पाओगे एंड फिर आपने 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व किया और फिर आपने दूसरी जगह अप्लाई किया। तो हो सकता है कि अगर आपने स्विच करना हो तो आपको 1-2 महीने घर भी बैठना पड़े जब तक आपकी दूसरी जॉब नहीं आती या दूसरी वैकेंसी नहीं आती। वो थोड़ा एक आपको छोड़ने में डिसएडवांटेज आएगा, क्योंकि फिर आप अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो मे बी दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एक्सपीरियंस लेटर ऑल्सो। तो वहां पे आपको थोड़ी डिसएडवांटेज आएगी स्विचिंग टाइम। बट वैसे अगर आप देखो जॉब वाइज, कल्चर वाइज, या फिर अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है सैलरी वाइज और जॉब सिक्योरिटी वाइज, तो इट इज अ गुड करियर टू ऑप्ट अगर आपकी केमिस्ट्री नॉलेज अच्छी है तो। अगर आपको पीएचडी में नहीं जाना है तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर इट। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।